Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। संसद के बजट सत्र का आज 30वां दिन। आज संसद के दोनों सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा होगी शुरू। लोकसभा में चंद्र प्रकाश जोशी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का प्रस्ताव रखेंगे, जबकि प्रकाश जावड़ेकर इसका समर्थन करेंगे। राज्यसभा में बीजेपी सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू करने के लिए प्रस्ताव करेंगे पेश। तो आज संसद में सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दल के नेता एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें सदन के भीतर सरकार को कुछ जनहित के मुद्दों पर घेरने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। वित्त मंत्री ने वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि 7% रहने का जताया अनुमान। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2023-24 का बजट आकांक्षी समाज, गरीबों, गांव और मध्यम वर्ग के सपनों को करेगा पूरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का बजट भारत के लिए विकास पथ में नई ऊर्जा का करता है संचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृतकाल के बजट में युवाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए शिक्षा, नवाचार, कौशल और स्टार्टअप के क्षेत्र में कई योजनाओं का किया ऐलान। वित्त मंत्री ने युवाओं के कौशल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत का ऐलान किया। इसमें कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, आईओटी और 3D प्रिंटिंग और ड्रोन जैसे स्किल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत करने की घोषणा वित्त मंत्री ने की। इस लाइब्रेरी में सभी आयु के लोगों की जरूरत की किताबों को रखा जाएगा। व्यक्तिगत करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए बजट में रियायतों की घोषणा की गई है। नौकरी पेशा लोगों को राहत देते हुए आयकर दाताओं के लिए छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन की तरह ही बड़े शहरों के आसपास रह रहे लोगों की सुविधा के लिए वंदे मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी। आम बजट को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान हितैषी बताया। बजट में इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक का ऋण बांटने का लक्ष्य। बजट में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की गई। इस डिजिटल बजट में अमृतकाल के लिए विजन पेश किया गया, जो कि सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए ब्लूप्रिंट। वित्त मंत्री ने सप्तऋषि के जरिए अपनी सरकार की प्राथमिकताएं साफ कर दी। अमृतकाल का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर। वित्त मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी के बावजूद आर्थिक विकास दर 7% रही। कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने 28 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बजट में इंडिया @75 से इंडिया @100 तक से अमृतकाल में अगले 25 वर्षों में अर्थव्यवस्था को दिशा देने का विजन पेश किया गया। बजट के बाद माना जा रहा है कि भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ चीन और अमेरिका के बाद दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के कल्याण के लिए बजट में एक मिशन की घोषणा की गई। इनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पहली बार केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए 1,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र के बजट में पूंजी निवेश को बढ़ोतरी, पेयजल पहल, ग्रामीण आवास, आदिवासी कल्याण, मोटा अनाज मिशन और वैश्विक प्रौद्योगिकी पर जोर दिए जाने के लिए इसका स्वागत किया। गुवाहाटी में आज से 2 दिन तक G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की बैठक होने जा रही है। बैठक में G20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 94 प्रतिनिधि भाग लेंगे। G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की बैठक का उद्देश्य वैश्विक विकास और स्थिरता के लिए दीर्घकालिक स्तर पर वित्त उपलब्ध करवाना और अधिक हरित और अधिक लचीले अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।
गुवाहाटी में G20 की बैठक के दौरान प्रतिनिधियों को काजीरंगा और पोबितोरा अभयारण्य समेत कई और विरासत केंद्र की सैर कराने का इंतजाम किया गया। जोधपुर में आज से G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। 3 दिन तक चलने वाली बैठक में 19 देशों, यूरोपीय संघ और 9 अतिथि देशों समेत अन्य क्षेत्रों के 80 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। जोधपुर में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक में 3 दिन की एजेंडे के लिए अलग अलग सत्रों की योजना बनाई गई। भारत की G20 अध्यक्षता में हो रही पहली शिक्षा कार्य समूह की बैठक का आज आखिरी दिन। चेन्नई में हो रही बैठक में मूलभूत साक्षरता और शिक्षा में तकनीक को बढ़ावा देने पर चर्चा चल रही है। चेन्नई की G20 बैठक में आज भविष्य के संदर्भ में आजीवन सीखने को बढ़ावा देने वाली क्षमता निर्माण पर एक सत्र का आयोजन होगा। चेन्नई में एक अन्य सत्र के समृद्ध सहयोग के माध्यम से अनुसंधान को मजबूत करना, नवाचार को बढ़ावा देना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। बुधवार को चेन्नई की G20 बैठक में मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में आधारभूत साक्षरता और हर स्तर पर तकनीक सक्षम शिक्षा और अधिक समावेशी, गुणात्मक और सहयोगात्मक बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। G20 शिक्षा समूह के सदस्यों ने कहा कि ये बैठक कोरोना काल में छात्रों के हुए लर्निंग लॉस को कम करने, G20 देशों द्वारा उठाए गए अच्छे कदमों को आपस में साझा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगी। चेन्नई में G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक में शामिल प्रतिनिधियों को हेरिटेज वॉक पर ले जाया गया, जहां उन्हें दक्षिण भारत की विरासत और संस्कृति के सभी रंग देखने का मौका मिला। IIT मद्रास के रिसर्च पार्क में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित 13 G20 सदस्य और अतिथि देश भाग ले रहे हैं। इससे पहले बैठक की तैयारियों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकार और IIT मद्रास की एक टीम ने 9 जनवरी को बैठक की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी केरल में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय सामग्री पुनर्चक्रण सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। सम्मेलन का ये 10वां संस्करण। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरु रविदास के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में जालंधर सिटी स्टेशन से वाराणसी के लिए एक ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री राम मंदिर के लिए नेपाल की गंडकी नदी से लाए गए शालिग्राम का आज अयोध्या में पूजन होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लोगों से इनके पूजन में शामिल होने की अपील की। आज अयोध्या के राम कार सेवकपुरम में शालिग्राम को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ और ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। नेपाल के पोखरा में गणेश्वर धाम के पास ये शिलाखंड मिले हैं। नेपाल से लाई जा रही शालिग्राम शिलाओं का बड़ा धार्मिक महत्व है। नेपाल की गंडकी नदी से निकलने वाले शालिग्राम पत्थरों को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी संगठन लश्कर तोयबा के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तारीख। यहां 16 फरवरी को राज्य की 60 विधानसभा सीट के लिए चुनाव होंगे। वित्त मंत्री आज फिक्की के सदस्यों के साथ बजट के बाद बातचीत को संबोधित करेंगी। इस दौरान वित्त मंत्री बजट से जुड़े तमाम पक्षों पर विस्तार से करेंगी बात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट को उद्योग और व्यापार जगत के लिए सकारात्मक बताया और वहीं से उन्हें पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिली। तमाम संस्थाओं ने बजट को विकास से जुड़ा हुआ बताया। अदानी समूह ने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर वापस लेने का किया फैसला। कहा निवेशकों को लौटाया जाएगा उनका पैसा। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत के नए केंद्रीय बजट को बताया अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा। कहा उच्च मुद्रास्फीति और चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में अर्थव्यवस्था को सहारा देगा ये बजट। मूडीज ने नए बजट को राजकोषीय घाटे को लेकर सरकार की तारीफ की। कहा देश का नया बजट दीर्घकालीन राजकोषीय स्थिरता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को करता है रेखांकित। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने चौथी तिमाही में दर्ज किया कम मुनाफा और आय। ऑनलाइन विज्ञापन के क्षेत्र में टिकटॉक जैसी कंपनियों के आने से बढ़ी प्रतिस्पर्धा। लगातार तीसरी तिमाही में घटी मेटा की आमदनी। हाल ही में अपने करीब 13% वर्कफोर्स का मेटाफोर्स कर चुकी है उसे कम।
अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने टारगेट ब्याज दर को 0.25% बढ़ा दिया। फेडरल रिजर्व ने महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दरों में बढ़ावा के इस फैसले का समर्थन किया। फेडरल रिजर्व प्रमुख पॉवेल ने रूस यूक्रेन युद्ध को और कोविड महामारी को दुनिया भर में अनिश्चितता बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहराया और ये भी कहा कि नीति निर्माता मुद्रास्फीति को लेकर बेहद चौकन्ने। गूगल की गूगल फाइल सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं का हुआ डेटा चोरी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकर्स ने कुछ यूजर्स के निजी डेटा। दिल्ली हाईकोर्ट साल 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित 2 याचिकाओं पर करेगा सुनवाई, जिनमें कुछ राजनीतिक नेताओं की ओर से कथित घृणास्पद भाषणों से संबंधित याचिकाएं भी शामिल हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को भी ये बताने के लिए कहा गया कि क्या विचाराधीन भाषण सुप्रीम कोर्ट के सामने कार्यवाही का विषय है या नहीं। कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के एक मामले में दिल्ली की एक स्थानीय अदालत आज से ये तय करेगी कि 5 व्यक्तियों और 7 कंपनियों के खिलाफ ईडी की ओर से दायर पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेना है या नहीं। झारखंड उच्च न्यायालय धनबाद अग्निकांड मामले की सुनवाई करेगा। इस हादसे में 14 लोगों की जलकर मौत हुई थी। भारत अंतरिक्ष में अपना पहला मानव मिशन गगनयान 3 अगले साल 2024 में लॉन्च कर सकता है। इसे लेकर हर स्तर पर बारीकी से परीक्षण किए जा रहे हैं। इसरो के चेयरमैन ने कहा कि हमारे साइंटिस्ट की जान को खतरा नहीं होना चाहिए, इसके लिए काफी परीक्षण किए जा रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि आने वाले दिनों में मुंबई और आसपास के इलाकों में तापमान में एक बार फिर गिरावट आ सकती है, जिससे मुंबई में वायु प्रदूषण और बढ़ेगा। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने गुप्त दस्तावेज मामले में राष्ट्रपति जो बाइडेन के डेलावेयर स्थित दूसरे घर की भी जांच की और जो बाइडेन के उपराष्ट्रपति कार्यकाल से दस्तावेजों से जुड़ा ये मामला है। रूस यूक्रेन के युद्ध पर यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि पूर्वी यूक्रेन में हालात मुश्किल। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने उस इलाके में हमला तेज कर दिया। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय को ईमानदार बनाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जितने जरूरी होंगे उतने लोगों को बदलेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और अन्य सुरक्षा बल के जवानों ने प्रदर्शन किया। पुलिसकर्मी पेशावर की मस्जिद में हुए बम धमाके की वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की जान चली गई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सूडान सरकार द्वारा सूडानी नागरिक अब्देल रऊफ अबू जैद को छोड़े जाने को लेकर चिंता जताई। म्यांमार में राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद NDMC ने आपातकाल की स्थिति की विस्तारीकरण के लिए निर्णय लिया। हाल ही में 2020 में आम चुनावों में मतदान धोखाधड़ी के आरोपों का हवाला देते हुए तख्तापलट के औचित्य को दोहराया। सैन्य शासित म्यांमार ने 2021 में 1 वर्ष के लिए आपातकाल की स्थिति की घोषणा की थी। तब से इसे 6 महीने के लिए 2 बार बढ़ाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के साथ बढ़ा रहा है सहयोग। रूस ने देर रात रॉकेट से यूक्रेन के पूर्वी शहर क्रामाटोर्स्क में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया। हमले में करीब 3 लोगों की मौत हुई, कई लोग गंभीर रूप से घायल। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने अमेरिका के इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट को लेकर यूरोपीय आयोग के प्रस्तावों को समर्थन दिया। यूरोपीय आयोग ने हरित उत्पादों में अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। कैरिबियाई देश हेती में विपक्षी पार्टियों ने एक बड़ी हड़ताल की घोषणा की। विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री एरियल हेनरी पर पद से उतरने का दबाव बना रही हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी अमेरिका की यात्रा की है। बोरिस जॉनसन ने अमेरिका से यूक्रेन को और अधिक हथियारों की आपूर्ति करने का आह्वान किया। बोरिस जॉनसन ने कहा कि जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, उसमें रूस द्वारा नियंत्रण में ली गई भूमि को फिर से प्राप्त करने के लिए कीव को F-16 विमान सहित उपकरण देने का समय आ गया। यूके के रक्षा मंत्री बेन वालेस ने भी यूक्रेन को हथियार और टैंक भेजने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह आपूर्ति यूक्रेन के लिए बेहद जरूरी है। बोलिविया में सांता क्रूज इलाके में फैल रहे डेंगू का कहर देखा जा रहा है। देश के अस्पतालों पर पड़ रहा है दबाव। देश के 70% से ज्यादा मामले सांता क्रूज
क्षेत्र में देखे जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारत ने 168 रन से अपने नाम किया। जीत के साथ ही भारत ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। अहमदाबाद में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 234 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 66 रनों पर सिमट गई। ऑक मैच गंवा दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में शुभमन गिल ने शानदार शतकीय पारी खेली। शुभमन ने 63 गेंदों पर नाबाद 126 रन बनाए। भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने 4 विकेट झटके, जबकि अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक और शिवम मावी ने 2-2 विकेट लिए। T20 इतिहास में टीम इंडिया का ये सबसे बड़ा जीत का स्कोर देखा जा रहा है। महिलाओं की त्रिकोणीय श्रृंखला में फाइनल की अगर बात करें तो आज भारत और मेजबान दक्षिण अफ्रीका की टीम आमने सामने। ये मुकाबला पूर्वी लंदन के बफेलो पार्क में भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। आईसीसी ने खिलाड़ियों को लेकर नवीनतम रैंकिंग की जारी। आईसीसी द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने T20 क्रिकेट में बेस्ट रैंकिंग हासिल कर ली है। सूर्य कुमार यादव ने आईसीसी T20 इंटरनेशनल में 910 रेटिंग पॉइंट्स हासिल कर लिए। ये पहली बार है जब किसी भारतीय ने 900 का आंकड़ा पार किया। आईसीसी T20 क्रिकेट की बेस्ट रैंकिंग में डेविड मलान 115 रेटिंग पॉइंट के साथ पहले पायदान पर। इसी रैंकिंग में मोहम्मद सिराज एक दिवसीय गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के तीसरे दिन मेजबान मध्य प्रदेश के नितिन वर्मा ने पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल हुए वाटर स्पोर्ट्स में स्वर्ण पदक के साथ मध्य प्रदेश का खाता खोला। मध्य प्रदेश ने बुधवार को खेले गए कयाकिंग और कैनोइंग स्पर्धा के 4 स्वर्ण किए अपने नाम। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की लड़कियों के टेबल टेनिस में महिला युगल खिताब उन्होंने जीता, जबकि पुरुषों के वर्ग में उत्तर प्रदेश ने मारी बाजी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से टेबल टेनिस लड़कों की युगल स्पर्धा में उत्तर प्रदेश ने बाजी मारी। उत्तर प्रदेश के देव्यांशु और सारथी की जोड़ी स्वर्ण पदक पर जमा चुकी है कब्जा। वहीं लड़कों के युगल टेबल टेनिस स्पर्धा का रजत पदक पश्चिम बंगाल के नाम रहा। पश्चिम बंगाल के बनिक सुजल और चौधरी बोधिसत्वा की जोड़ी दूसरे स्थान पर। भारत की किरण जॉर्ज ने थाईलैंड ओपन 2023 के दूसरे दौर में जगह बना ली। किरण ने पुरुष एकल स्पर्धा में ताइवान के चिया हाउ ली को 21-17, 19-21, 23-21 के अंतर से हराया। रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के अगले दौर में पहुंच गई। रोहन और सिक्की की जोड़ी ने कनाडा के अलेक्जेंडर लिंडमैन और शेवोन जेमी की जोड़ी को शिकस्त दी। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारत की जूनियर हॉकी टीम की घोषणा हो चुकी है। दौरे के लिए प्रीति को कप्तान बनाया गया, वहीं ऋतुजा दादोसो पिसाल उपकप्तान। उत्तर प्रदेश के जिन खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया था उन्हें यूपी सरकार की ओर से 10 लाख रुपए पुरस्कार राशि प्रदान की गई। टोक्यो ओलंपिक की एकल स्पर्धा में खिलाड़ी के स्वर्ण पदक जीतने पर 6 करोड़ और रजत पदक पर 4, कांस्य पदक पर 2 करोड़ यूपी सरकार की ओर से दिए गए। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की आने वाली फिल्म भीड़ 24 मार्च को रिलीज होगी। अनुभव सिन्हा ने किया फिल्म का निर्देशन। यामी गौतम की जल्द आ रही वेब सीरीज लॉस्ट का ट्रेलर रिलीज हुआ। 16 जनवरी को ZEE5 पर रिलीज होगी लॉस्ट। फिल्म सेल्फी का नया गाना मैं खिलाड़ी हुआ रिलीज। फिल्म में अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, नुसरत भरूचिया और डायना पेंटी मुख्य किरदार में। नेटफ्लिक्स की 4 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री सीरीज द रोमांटिक्स का ट्रेलर हुआ रिलीज। द रोमांटिक्स में लिए गए हैं बॉलीवुड की 35 जानी मानी जो शख्सियतें हैं उनका इंटरव्यू। यश राज फिल्म्स के प्रमुख आदित्य चोपड़ा ने इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के लिए दिया है पहला ऑन कैमरा साक्षात्कार। कैमरा और मीडिया इंटरैक्शन से दूर रहने के लिए जाने जाते हैं आदित्य चोपड़ा। इंगान शाहरुख खान की फिल्म पठान का शानदार प्रदर्शन जारी। 7 दिन बाद फिल्म ने दुनिया भर में कमाए 634 करोड़। फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का गाना तेरे प्यार में हुआ रिलीज। फिल्म में रणबीर और श्रद्धा मुख्य किरदार में। अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु सिटाडेल की भारतीय इंस्टॉलमेंट में करेंगी काम। प्राइम वीडियो और रूसो ब्रदर्स की HBO की वैश्विक इवेंट श्रृंखला में वरुण धवन के साथ अभिनय करती आएंगी नजर।
बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे एक साइबर थ्रिलर फिल्म में निभाएंगे मुख्य भूमिका। फिल्म निर्माता विक्रम आदित्य मोटवानी कर रहे हैं निर्देशन। माइकल बी जॉर्डन की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म क्रीड 3 का नया पोस्टर रिलीज। भारत में 3 मार्च को रिलीज होगी क्रीड 3। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही नीचे लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी खबरें पहुंचे आप तक सबसे पहले।